किसान, मजदूर, गरीब, मेहनत कष्ट और जन जन की आशा और विश्वास के प्रतीक हमारे बहुत ही सम्मानीय प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, हम सब के नेता परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे इस बालसमंद जोन के प्रभारी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता आदरणीय चौधरी आनंद सिंह डांगी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय बहन गीता बक्कल जी, हमारे साथी पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत जी, हमारे साथी पूर्व विधायक रणधीर सिंह धीरा जी, हमारे रिटायर्ड आईएएस आदरणीय पंडित चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी, हमारे साथी धर्मवीर गोयल जी, भागीरथ नंबरदार जी, यहाँ पर हमारे कार्य जो देख रहे हैं पार्टी की तरफ से भाई संदीप सिंह जी, सचिन कुंडू जी और हमारे सबके साथ आए हुए अन्य साथीगण और बड़ा गांव के मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, बच्चों, काफी विस्तार के साथ हमारे सभी साथियों ने आपके समक्ष अपनी बात रखी है। मैं पहले भी यहाँ पर आया था, इसी जगह सभा करके गया था। अब 2 दिन बीच में हैं। 3 तारीख को इस आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का फैसला होने जा रहा है और न्याय की तराजू आपके हाथ में है। आपने ये फैसला लेना है कि क्या कुलदीप बिश्नोई ने जो त्याग पत्र दिया था उसके लिए उसको सजा दी जाए या उसे इनाम दिया जाए। वो कहता है कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि उदय भान को अध्यक्ष बनाया, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। क्यों भाई, क्या पेट में मरोड़ हुई? एक दलित का बेटा आपको हजम नहीं हुआ? अभी हमारे कमिश्नर साहब, रिटायर्ड कमिश्नर जो पंडित हमने रामजी लाल जी जांगड़ा जी, जो हमारे प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे, जांगड़ा समाज के नहीं सभी उनका सम्मान करते, मेंबर पार्लियामेंट बने, उनके भतीजे, इन्होंने पार्टी ज्वाइन की तो इनको गद्दार कहकर बोल रहे। अरे भाई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे गद्दार ये है या गद्दार तुम हो? ये तो पहले भी कांग्रेसी थे और आज भी कांग्रेसी है। आप बताओ कि गद्दारी तो आपने की। कांग्रेस छोड़ करके हरियाणा जनहित कांग्रेस आपने बनाई, जबकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने चौधरी भजनलाल को चौधरी भजनलाल बनाया। 12.5 साल मुख्यमंत्री रखा हरियाणा प्रदेश का, 5 साल उनको केंद्र में कृषि और वन और पर्यावरण मंत्री रखा, 11 बार कांग्रेस की टिकट परिवार को दी, हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाया। तो कुलदीप इनको भी कहा था कि तुम केंद्र में मंत्री बनाएंगे तुम्हें, लेकिन फिर भी गद्दारी करके इन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी करके हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी। चौधरी भजनलाल ने कुलदीप बिश्नोई को नसीहत दी थी कि भारतीय जनता पार्टी से समझौता मत करना। उनको धता बताकर और भारतीय जनता पार्टी से उस हवस के कारण जिस तरह से उनके एक मुख्यमंत्री बनने का दौरा पड़ रहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, हर मंच पर भावी मुख्यमंत्री कहते थे। चौधरी भजनलाल को भी पता नहीं चलने दिया
और भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया। फिर भारतीय जनता पार्टी से समझौता में उनसे समझौता टूटा। फिर एक बिन पैंजे के लोटे की तरह बहन जी मायावती जी की शरण में चले गए, उनसे समझौता किया। तो क्या बोलता है कि मायावती की बारात का दूल्हा तो मैं ही हूं। उसी दिन बहन मायावती ने इसको दुत्कार के भगा दिया, उसी दिन समझौता तोड़ने का काम किया। इसकी जबान काबू में नहीं है, अस्थिर दिमाग का व्यक्ति है, किसी के संदर्भ में कुछ भी कह सकता है। गोपाल कांडा से भी समझौता किया था, जब कहीं भी नहीं चला घूम फिर करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चरण वंदना जाकी, राहुल गांधी जी के पास पहुंच गए, मैडम सोनिया गांधी जी के पास पहुंच गए। इंदिरा गांधी जी पुराना परिवार है, वहां जाके मैडम मैं तो आपका ही, हमारा तो परिवार आप ही की देन है, आपने ही हमें सम्मान दिया, इतने दिन मुख्यमंत्री रखा, केंद्र में मंत्री रखा, हमसे गलती हो गई, मेरी गलती की माफी मिलनी चाहिए, मेरी गलती की माफी मिलनी चाहिए और मुझे कांग्रेस में शामिल कर लो। उन्होंने हुड्डा साहब ने कह दीजिए कर लो से। तो राहुल जी और सोनिया जी ने चौधरी भजनलाल को सम्मान देते हुए इनको फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया और इनको CWC जो सबसे बड़ी हमारी कमेटी है कांग्रेस पार्टी की, उसमें स्पेशल इनवाइटी भी बना दिया। हम सबने तो उसको बधाई दी थी, शुभकामनाएं दी थी कि भाई ठीक है आपका कद बन रहा है, लेकिन मेरे अध्यक्ष बनने से मरोड़ क्यों हुई? ये सवाल का जवाब आप लोगों ने देखना। मैं कुलदीप बिश्नोई से सीनियर हूं, जब स्कूल में पढ़ता था कुलदीप बिश्नोई, जब मैं विधायक बन गया था 1987 में, मेरे पिताजी जो 2 बार विधायक रहे, चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान मेरे पिताजी का था। हमने इन पर एहसान कर रखे, इनका हमारे ऊपर क्या एहसान है? अब इनको ये भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो जनता तो सवाल पूछेगी मैं हरियाणा, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? 37.3% है CMI के आंकड़ों के मुताबिक। ये भी पूछेगी कि 1,82,000 पद हरियाणा में सरकारी पद क्यों खाली पड़े हुए हैं? ये भी पूछेगी जनता कि HPSC में इनके अधिकारी करोड़ों करोड़ों रुपए के साथ नगद रिश्वत लेते हुए अपने ऑफिस में पकड़े जा रहे हैं, कार्यालय में, तो पीठ पीछे और जो अपने कोठियों में क्या क्या गुल खिल रहे होंगे, किस तरह से नौकरियों की बोलियां लग रही होंगी, किस तरह से नौकरियां नीलामी हो रही होंगी, उसका आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। इनको ये बताना पड़ेगा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है वो क्यों सस्पेंड हुआ, उसके बेटे ने किस तरह से बोलियां लगाई थी नौकरियों की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अधिकारी और कर्मचारी 15 लोगों को सस्पेंड होना पड़ा था, क्यों? इनको ये बताना पड़ेगा कि इस प्रदेश में तुम 1000 नौकरी लगाते हो, 1000 नौकरियों की आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, उसके अगेंस्ट 5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आती है, उनसे आप फीस भरवाते हो, अपना खजाना भरते हो। सालों तक वो बच्चे इंतजार करते हैं कि हमारा कॉल लेटर आएगा। जब कॉल लेटर आता है तो बच्चों के अंदर बड़ी खुशी होती है, माँ बाप के पास जाते हैं कि बापू मेरा कॉल लेटर आ गया है, पटवारी का, क्लर्क का, जेई का। वो भी बड़े खुशी होते हैं कि भाई बेटा तैयारी कर, मेहनत कर ले, और भाई पास हो जाएगा तो घर का कोई सहारा लग जाएगा। वो बेटा बेटी 2-2, 2:30 बजे तक पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं पेपर की, और जिस दिन पेपर होता है माँ बाप 1,500 रुपए दे करके उसके जेब में रख करके उसको भेजते हैं कि जाओ सेंटर पर पेपर दे करके आओ।
किसी का सेंटर पंचकुला में होता है तो किसी का भिवानी में होता है, किसी का सिरसा में होता है तो किसी का नारनौल में होता है, किसी का सेंटर कहीं होता है, किसी का कहीं होता है। और जब वो बेटा जब सेंटर पर पहुंचता है पेपर देने के लिए, जब वहां पर पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया है, तो उस बेटे पर क्या बीतती है, उसके माँ बापों पर क्या बीतती है, यह अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 22 बार पर्चे लीक हुए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। उनका कौन दोषी है, वो कौन षड्यंत्रकारी हैं जो पर्चा लीक करते हैं। जो पर्चा लीक करते हैं उनके पीछे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष का किसका संरक्षण है, उसको किस तरह से किस आदमी के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, कितने गिरफ्तार हुए हैं, कब कब आपने FIR दर्ज की है, ये आपको बताना पड़ेगा। क्यों हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्यों बेरोजगारी की हालत इस तरह से हो रही, आपको देखना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परम पूज्य बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमसे कहा था कि मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और शिक्षा को मूल अधिकार मान करके हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी ने अपने पार्लियामेंट में पास कराया था राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भोजन का अधिकार, मौलिक अधिकार में हमारे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया था। तो हमारे गरीब व्यक्ति भी चाहते हैं कि हमारी भी औलाद पढ़ करके कोई बड़ा अफसर बने, आगे बढ़े। फिर क्या कारण है, सरकार स्कूल खोला करती है या स्कूल बंद किया करते हैं। स्कूल सरकारें खोलती हैं, स्कूल अपग्रेड करते हैं, जहां जरूरत होती है वहां पर अध्यापकों की व्यवस्था करने का सरकार का दायित्व है, जहां फर्नीचर की जरूरत है वहां फर्नीचर का। लेकिन इन्होंने स्कूल ही बंद करने शुरू कर दिए। अभी 8 साल में 4300 स्कूल ये बंद कर चुके हैं। अभी पिछले महीने 105 स्कूल बंद किए हैं। 4 स्कूल आपके आदमपुर विधानसभा में बंद किए हैं। उन स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? उन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा, वंचित समाज, पिछड़ा समाज, बीपीएल कार्ड धारकों के बच्चे, जो अपने बच्चों को पढ़ाने में सामर्थ्य नहीं है, जो अपना सामर्थ्य नहीं रखते कि प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सके, वो मजबूरी में सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। वो सरकारी स्कूल जिसमें हुड्डा साहब ने 1ली क्लास से 12वीं क्लास तक जिनको वजीफा देने का काम किया था, जिन्होंने उनको आधा करने का काम किया। हुड्डा साहब ने गरीबों को, दलितों को सम्मान देने के, उनके ऊपर कोई एट्रोसिटी ना हो, कोई अत्याचार ना हो, इसलिए उनके लिए SC कमीशन बनाया था, अनुसूचित जाति आयोग, जिसको सरकार ने आते ही अपनी पहली कलम से पहली कैबिनेट की मीटिंग में उसको भंग करने का काम किया। हुड्डा साहब ने 100 गज के प्लॉट देने का काम किया था। इन्होंने कहा था जो रह गए हैं हम उनको भी देंगे, और शहरों में रहते हैं उनको हम मकान बना करके देंगे, अपनी जमीन को हम एक्वायर करके। लेकिन पूरे 8 साल में किसी भी गरीब को, दलित को, किसी भी पिछड़े को एक भी प्लॉट देने का काम नहीं किया। मैं ज्यादा समय तो कई जगह गांव में मैं थोड़ा सा अपना शॉर्ट करना चाहूंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज जो है सवालों के जवाब देने हैं कुलदीप बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी को। क्या कारण है कि उन्होंने 100 गज के प्लॉटों की स्कीम को रद्द करने का काम किया? उनको ये बताना पड़ेगा कि 4,90,562 बुजुर्गों की पेंशन क्यों काटी है सरकार ने अभी 2 महीने के अंदर अंदर। इसको ये भी बताना पड़ेगा कि लगभग 35,000 विधवाओं की पेंशन उन्होंने काटी है, तो वो क्यों काटी है, वो पेंशन क्यों काटी, वो जवाब देना पड़ेगा। अब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके सामने बैठे, इन्होंने हमने बैठ करके हमने ये तय किया, जिस तरह से पहले हर एक के, किसान के, मजदूर के, गरीब के, दलित के काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते रहे हैं। हमने पीछे हमारी सरकार बनते ही आने पाई से ब्याज सहित सभी बुजुर्गों की पेंशन और विधवाओं की पेंशन हम देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने ये भी फैसला लिया है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उसके ठीक 1 महीने बाद
उसके ठीक 1 महीने के बाद जो बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी, ये नहीं कि इनकी तरह कहें कि हम 5,000 पेंशन देंगे। अभी किसी को 5,000 तो नहीं दी, 5.25 लाख लोगों की पेंशन काट दी। हमारा ये वादा है कि सरकार बनने के 1 महीने बाद जो बुढ़े बुढ़ियाओं को जो पेंशन मिलेगी वो 200 रुपया रोज बुढ़े को, 200 रुपया रोज बुढ़िया को, महीने के 6-6 हजार, 12,000 रुपया हम पेंशन देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने ये भी फैसला लिया है कि जो 300 यूनिट तक बिजली, 300 यूनिट बिजली का अर्थ समझते हो? आपके गांव में मुश्किल से 10% ऐसे लोग होंगे जिनकी 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होती होगी। यानी 90% परिवारों में ना मीटर रहेगा, ना रीडर रहेगा, बिजली रहेगी, बिल नहीं रहेगा। ये फैसला हमारी पार्टी ने लिया है। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया हुड्डा साहब ने कि 100-100 गज के प्लॉट दोबारा से गरीबों को जिस तरह से पहले दिए गए थे, दोबारा 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। और 100-100 गज के प्लॉट ऐसे ही नहीं दिए जाएंगे, वहां पर कॉलोनी विकसित करके, नाली बना करके, खड़ंजा लगा करके, पानी की पाइपलाइन बिछा करके, बिजली का खंभा गाड़ करके, 2 कमरा, 1 लैट्रिन बाथरूम और 1 किचन, 2 कमरे का सेट बना करके सब कर लिया जाए। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि जो अनुसूचित जाति आयोग, जो SC कमीशन जो हुड्डा साहब ने बनाया था, इन्होंने भंग कर दिया और उसको अधिकार दे करके, उसको और संवैधानिक अधिकार दे करके, मजबूती प्रदान करके दोबारा से अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि जिस तरह से हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के कर्जे हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो 427 करोड़ के कर्जे माफ किए थे, जैसे कि अभी चंद्र प्रकाश जी ने बताया। 427 करोड़ के कर्जे माफ किए थे। हम सत्ता में आएंगे तो दोबारा हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के सभी कर्जों को माफ करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, जो 2004 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो लागू की गई थी, ओल्ड एज पेंशन को खत्म कर दिया था। उसके लिए कर्मचारियों में भारी रोष है। सारे देश में जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं और कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए हमारी सरकार राजस्थान में है, अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम वहां पर लागू कर दी गई है। हमारी दूसरी सरकार छत्तीसगढ़ में है, जहां हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। और जिस दिन हमारी सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नेतृत्व में बनेगी, उसी दिन से हमारे यहाँ भी ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तो उन्होंने कुम्हार जाति को सम्मान देने के लिए, उनकी कला को, उनके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए, देश विदेश में उसको पहुंचाने के लिए उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया था, पेट्रोलिया बनाया था इन्होंने। लेकिन पिछले 3 साल से 2019 से जिस तरह से माटी कला बोर्ड और दूसरा केस कला बोर्ड था नाई समाज को सम्मान देने के लिए, उसका योगेंद्र योगी को बनाया था अध्यक्ष। अब इन्होंने दोनों जो बोर्ड है वो भंग कर रखे हैं। हमारी सरकार आएगी तो दोबारा से माटी